जिस तरह से आपने टर्म एंड जून 2024 में देखा कि हमारे बताए गए सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही विश्वसनीय लगे और आपने रिव्यू वीडियोस के जरिए हमारे चैनल पे ये देखा कि हमने कैसे डिस्टेंस लर्निंग का पाथ इफेक्टिव बनाया और जो भी हमने क्वेश्चंस प्रोवाइड किए वो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हुए। उसी प्रकार अब ये आगाज हो चुकी है कि अब हमारा जो दिसंबर का नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, जिसमें पेपर हमारा ये जो MC01 का है, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर, इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आज की इस वीडियो में प्रेजेंट है। सो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इग्नू पाथवेज, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू गिव यू द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इसलिए लेके आया हूँ कि इसमें मैं कोई भी लास्ट मिनट सजेशन आपको नहीं प्रोवाइड करूंगा। यही 30 क्वेश्चन जो भी बच्चा अगर करके जाता है वो 100% 100 मार्क्स स्कोर करेगा। इट इज माय गारंटी। और इसी 100 मार्क्स के लिए मैंने ये 30 क्वेश्चंस को काफी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से एकदम बिल्कुल ही एक सीक्वेंस में सजाया है, और सजाने के साथ साथ इसके आंसर्स भी मैंने रेडी कर दिए। जिन भी बच्चों को इसके आंसर्स के PDF चाहिए उसको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या जो वीडियो पे जो नंबर चल रहा है उस नंबर पे आपको हमें मैसेज करना है, और मैसेज करते ही एक नॉमिनल सा अमाउंट के बाद ये PDF आपको दे दिया जाएगा। और ये जो 30 क्वेश्चंस है, ये 30 क्वेश्चंस जो भी बच्चे करते हैं उनको 110% मैं ये बोल सकता हूँ कि वो 100 मार्क्स एकदम आराम से स्कोर करेंगे। मैं 90 मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 100 मार्क्स की बात कर रहा हूँ। जैसा कि हमारा टर्म एंड जून 2024 इग्नू पाथवेज के द्वारा हल्ला बोला था, उसी तरह इस बार भी टर्म एंड दिसंबर 2024 में इग्नू पाथवेज फिर से हल्ला बोलेगा। फिर से मैं बता दूं कि हम नहीं बोलते हैं, हमारा ग्रेड कार्ड बोलता है। और इसी विश्वास के साथ आप सभी डिस्टेंस लर्नर हमारे साथ जुड़े हैं। तो चलिए वीडियो को लेट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी बेनिफिशियल है। इन 30 क्वेश्चंस में जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बता दूं। वो इंपॉर्टेंट नोट ये है कि जो भी बच्चा ये क्वेश्चंस को करता है, तो क्वेश्चंस जो भी बच्चे अगर न्यू है, जिन्होंने एनरोलमेंट अभी लिया है, एमकॉम का इतिहास में उनका सबसे पहला एग्जाम है, तो उनको मैं ये बता दूं कि वो एग्जाम में आंसर राइटिंग कैसे करेंगे। इसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेकिन वो बच्चे यहाँ पे ध्यान से सुन ले जो इस पेपर को लिखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनका सबसे फर्स्ट पेपर है और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यू नो दैट। सो इसमें दो चीजों पे बात करना है, द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी। देर आर टू क्यूज, और यू कैन से द क्यू स्क्वायर, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। व्हाट इज द क्वांटिटी? आप कितने शब्दों में लिखेंगे या आप कितने पेजेस में लिखेंगे। क्वालिटी, क्वालिटी कहता है कि आप क्या लिखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों चीजों पे अगर आप ध्यान देते हैं तो आप किसी भी आंसर्स को, एक किसी भी क्वेश्चन के आंसर्स को बहुत ही बढ़िया ढंग से लिख सकते हैं और आसानी से 20 मार्क्स में 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और गोल्ड मेडल हासिल कर सकते हैं, जैसे और बच्चों ने किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। डू यू थिंक दैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स एलोकेशन ऑफ टास्क, रिपोर्टिंग पैटर्न एंड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म? डिस्कस एंड एक्सप्लेन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसमें देखिए यहाँ पे बात ये बोला जा रहा है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है कैसे वो टास्क को बांटता है और किस तरीके से रिपोर्टिंग पैटर्न बनाता है और किस तरीके से कोऑर्डिनेट करता है। इन सारी चीजों पे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, और इसके वेरियस कंपोनेंट्स के बारे में भी पूछ रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर्स को एक बार हम लोग एक झलक देख लेते हैं कि इसके आंसर्स मैंने क्या रेडी करे हैं। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन का एक पार्ट रखा, ये है इंट्रोडक्शन का बॉडी। ठीक है, आंसर्स को जब भी लिखेंगे तो ये इंट्रोडक्शन का एक पार्ट है, इसको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए क्या है, द स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स एलोकेशन ऑफ टास्क, रिपोर्टिंग पैटर्न एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मैकेनिज्म। जो भी स्टेटमेंट वहां दिया था, आप यहाँ पे देख रहे हैं एपोस्ट्रोफी मार्क यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है। तो ये सारे पंक्चुएशन मार्क्स को, ये सारे मार्क्स को आपको याद रखना है।
कि कहाँ कहाँ पे आपको ये पुट करना है, ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। Highlights the essential role that structure plays in shaping how an organization operates. An effective organizational structure is crucial for ensuring that tasks are allocated efficiently, communication flows smoothly, and employees can collaborate effectively. This discussion will explore the various components of organizational structure, including hierarchy, departmentalization, span of control, formalization, and decentralization versus decentralization. मतलब ये पूरा बताया जा रहा है कि यहाँ पर किस तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक अपना स्ट्रक्चर क्रिएट करता है और उस स्ट्रक्चर को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है, किस तरीके से वहाँ पे एक हायरार्की मेंटेन करा जाता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन क्रिएट किया जाता है, हर का एक अलग डिपार्टमेंट होता है और कैसे उसको कंट्रोल करना है और किस तरीके से फॉर्मलाइजेशन लाना है, विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशन से बाउंडेशन में रखना है और किस तरीके से हम सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन जो हमारा हेनरी फेयोल का प्रिंसिपल्स है उसको कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, हालांकि वीडियो थोड़ा लेट होगा लेकिन बच्चे धैर्य बनाए रखें। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारा टर्म एंड जून 2024 इसका वीडियो और इसके रिव्यू वीडियोस में हमने जी तोड़ मेहनत की थी, उसी तरह मैं आज भी आपके लिए ये मेहनत कर रहा हूं ताकि आप सभी बच्चों के लिए डिस्टेंस लर्निंग का पाथ अच्छा बन पाए। और हमेशा याद रखिए कि इग्नू पाथवेज में जितने भी टीचर्स हैं वो सारे टीचर्स अपना बेस्ट देते हैं और बेस्ट देते हैं इन द सेंस कि आपके डिस्टेंस लर्निंग पाथ को इफेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग जल्दी से दूसरे क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। ऑल मेजर डिसिप्लिन्स, इस क्वेश्चन को दो पार्ट में बांटा गया है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको क्वांटिटी कितनी रखनी है, आपको क्वांटिटी रखनी है 5 पेजेस। क्वालिटी क्या रखनी है कि इंट्रोडक्शन, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस या उसका वेन डायग्राम या उसके साथ कोई शेड्यूल है तो शेड्यूल को रखना है, अगर डायग्राम है तो डायग्राम को रखना है, एंड देन लास्ट कंक्लूजन। ठीक है, conclusion is must for every answer, whether you are writing for 20 marks or whether you are writing for 5 marks or whether you are writing for the 10 marks. ठीक है, all major disciplines have made an important contribution to the field of organizational behavior. सारे डिसिप्लिन्स जो है मैनेजमेंट के सारे डिसिप्लिन्स, मैनेजमेंट के डिसिप्लिन्स कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम हर एक स्ट्रीम में डिसिप्लिन्स को रख सकते हैं और उसको मैनेज करना पड़ता है। कोई भी डिसिप्लिन विदाउट मैनेजमेंट जीरो है। आप जानते हैं कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू जीरो। तो सारे मेजर डिसिप्लिन्स का एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। एक ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करने के लिए सारे डिसिप्लिन्स पे हमें अपना की पॉइंट्स रखना पड़ता है और उसे बनाना पड़ता है। इसके आंसर्स को एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल देना है। What are the goals of organizational behavior? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के क्या क्या गोल्स होते हैं उनके बारे में बताना है। हाउ डज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कंट्रीब्यूट टुवर्ड द बिल्डिंग ऑफ वेरियस स्किल्स एंड वैल्यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन? कैसे स्किल्स को वो बिल्ड करता है और कैसे वैल्यूज को क्रिएट करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, और उसके गोल्स को भी आपको लिखना है। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। इसमें क्वांटिटी क्वालिटी हमेशा याद रखिए, 5 मार्क्स और आपको क्वालिटी वो सारी चीजें जो मैंने बताई, इंट्रोडक्शन, बॉडी जिसमें बॉडी के अंदर में आपका एडवांटेज डिसएडवांटेज या इम्प्लीकेशन पूछा तो इम्प्लीकेशन, या आपको जिस तरह से सब टॉपिक्स को डिवाइड करना उस तरह से डिवाइड कर लीजिए। कंक्लूजन दीजिए, उससे पहले वेन डायग्राम दे दीजिए। आपका आंसर आइसिंग ऑन द केक के जैसा बहुत ही अच्छा होगा और आप 20 मार्क्स एग्जामिनर के हाथ से छीन लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, दैट इज द third question. What are the various functions and roles of manager? How are they useful in enhancing the efficiency of the organization? कैसे क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है किसी भी मैनेजर का एक ऑर्गेनाइजेशन में, क्या क्या उसके काम है, क्या क्या उसकी जिम्मेदारी है, उसके बारे में आपको इसमें लिखना है और उसकी एफिशिएंसी को हम कैसे इनहेंस कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में बात करना है। फिर है 4th नंबर में, क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाज डेवलप्ड इन 3 स्ट्रीम्स। देखिए 3 स्ट्रीम्स में क्लासिकल थ्योरी को दिया गया है। एक को बोला गया है ब्यूरोक्रेसी, दूसरे को बोला गया है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड तीसरे को बोला गया है साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इस स्टेटमेंट को आपको इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट एक्सप्लेन क्लासिकल थ्योरी, मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इसके बारे में आप इसे डिस्क्राइब करें, इसको आपको डिस्क्राइब करना है 5 पेजेस में। और 5 पेजेस कहने का मतलब कितने वर्ड्स हो गए, 700 वर्ड्स। ठीक है,
या 800 वोट्स भी जा सकता है। फिर इसके बाद है डिस्क्राइब द साइकोनेटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, मीन्स यहाँ पे क्या रहा है, ये जो पर्सनैलिटी है आपका, जो एक पर्सनैलिटी बनता है, वो पर्सनैलिटी को कैसे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्या क्या की फीचर्स आपको उसमें रखने होते हैं, ठीक है। फिर हाउ कैन अ मैनेजर यूज द नॉलेज ऑफ इमोशंस फॉर डायरेक्टिंग सबऑर्डिनेट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, क्या नॉलेज और क्या इमोशंस रखेगा एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स के प्रति, ठीक है। तो जो सुपीरियर होता है वो हमेशा अपने उसके माइंड पे बहुत सारी सिचुएशंस को रखना पड़ता है, तभी वो अपने सबऑर्डिनेट्स को अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकता है, वरना नहीं करेगा, वरना नहीं कर पाएगा। तो इस 5 क्वेश्चंस को जो मैंने डिस्कस किया, उसमें से बच्चे याद रख लें कि ये जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है, उसके साथ साथ जो फोर्थ क्वेश्चन है 1, 2 और 4, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। क्योंकि ये जो 30 इम्पोर्टेंट मैं दे रहा हूँ ना, इस 30 इम्पोर्टेंट को अगर आप एक बार में पढ़ जाए, वो मोटी सी बुक पढ़ने से अच्छा अगर आप ये पीडीएफ को पढ़ जाते हैं ना, तो आपको नो डाउट है कि आप इसमें 100 मार्क्स नहीं ला पाएंगे, एकदम ले आएंगे आप 100 मार्क्स। ये 5 नंबर हो गया हमारा। 6 नंबर पे देखते हैं व्हाट इज अ ग्रुप। ग्रुप क्या होता है, इसके वेरिएबल ग्रुप स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। फिर ये क्वेश्चन देखिए, रिपीटेड क्वेश्चंस है जो मैंने उस वाले पीडीएफ में भी दिया था और उस समय वो क्वेश्चंस आया था, और इस बार भी इसको मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि इससे कोई शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस और डिफरेंट कंपोनेंट्स इसके बताने हैं। फिर है एम्प्लॉयज बिहेवियर एंड देयर परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयज का बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस करता है, उनके परफॉर्मेंस को, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। फिर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, डू यू थिंक दैट पीपल बिहेव ऑन द बेसिस ऑफ देयर परसेप्शन ऑफ रियलिटी, क्या अपने रियलिटी ऑफ परसेप्शन पे वो बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं, तो उसके परसेप्शन क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, पूरा होल थिंग, ठीक है। एटीट्यूड इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड हाउ बिहेवियर इन्फ्लुएंस एटीट्यूड, ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है, कैसे करता है, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डिस्क्राइब वेरियस थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, वेरियस थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी आपको बताना है, क्योंकि देखिए पर्सनैलिटी वाला जो टॉपिक आ रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप मत कीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है पर्सनैलिटी, इसलिए इसे 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। कैसे अफेक्ट करता है इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, the process of communication implies the existence of a sender receiver message and motivating climate for it. In the light of this statement, explain the communication process with the suitable example. ये बेसिकली आपको डायरेक्टिंग चैप्टर आपने पढ़ा था क्लास 12 में, याद कीजिए, हालांकि वो नहीं लिखना है, डायरेक्टिंग चैप्टर पूरा उठा के नहीं लिखना है, इसमें इसके की फीचर्स को आपको याद रखना है, ये जो आंसर्स मैं उसमें प्रोवाइड किया हूँ उसको सेंस में इसमें रखना है, हालांकि डायरेक्टिंग को आपको रखना है, क्योंकि डायरेक्टिंग का एक एलिमेंट था कम्युनिकेशन, और उसी कम्युनिकेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें सेंडर रिसीवर मैसेज और मोटिवेटिंग क्लाइमेट कैसे क्रिएट हो रहा है उसके बारे में आपको ये इसका आंसर प्रिपेयर करना है और लिखना है। फिर किस तरह से आप स्ट्रेस मैनेजमेंट को, कोई इंडिविजुअल किस तरह से मैनेजमेंट में एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकता है कि स्ट्रेस को किस तरह से दूर करे। डू यू थिंक दैट दे कैन रिड्यूस स्ट्रेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्या ऐसा हो सकता है, अगर हो सकता है तो उसके बारे में आंसर लिखना है। फिर इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट और इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में क्या अंतर है, जब भी डिस्टिंग्विश वाला क्वेश्चन या डिफरेंस वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है अपने क्वेश्चन पेपर में, तो हमेशा याद रखें, मैंने बताया है, हर बार बताया है कि कैसे लिखेंगे, बेसिस ऑफ डिफरेंस, 3 कॉलम बनाएंगे, अगर 2 के बीच में डिफरेंस पूछा है तो 3 कॉलम बनाएंगे, एक होगा आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस, इसके बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर रहा है, ठीक है, और जितने मार्क्स में पूछा है, अगर 10 मार्क्स में पूछा है तो 10 पॉइंट आप डालेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद 15 नंबर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईआरजी थ्योरी क्या है, ये क्वेश्चन एकदम आएगा ही आएगा, इसमें नो डाउट है कि क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके थ्योरीज के मोटिवेशन को आपको बताना है और कैसे मोटिवेशन एप्लीकेबल है। एक मोटिवेशन एक सबसे बड़ी चीज होती है बच्चों, कि आप कैसे मोटिवेट फील करेंगे, अपने आप को किस तरीके से एनर्जी देंगे कि हम कोई और काम कर सके। जैसे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, देर रात में ये वीडियो बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे मोटिवेशन आ रहा है कि मैं चाह रहा हूँ कि ये जो डिस्टेंस लर्निंग का पाथ आप लोगों के लिए मैंने बनाया है, उसे मैं एक अच्छा डायरेक्शन प्रोवाइड करूं और आप लोगों को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। फिर ग्रेपवाइन क्या है, इसके काउजेस क्या है, पिछली बार नहीं आया, इस बार एकदम आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर एडगर स्कीम के वेरियस मॉडल्स के बारे में पूछा है, फिर
पूछा है एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ इमोशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या इमोशंस होते हैं, इमोशन से भी दूसरा क्वेश्चन ये देख रहे हैं आप, ठीक है। फिर इम्पैक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, देखिए फिर से ये कॉन्फ्लिक्ट वाला क्वेश्चन आ गया। हालांकि एक क्वेश्चन मैंने दिया है डिस्टिंग्विश में, यहाँ इम्पैक्ट के बारे में पूछ रहा है, असर क्या होता है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का एक ऑर्गेनाइजेशन पे। ये ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट होना ही होना है, पॉलिटिक्स होना ही होना है, पावर का गलत इस्तेमाल होना ही होना है, ठीक है। तो कैसे इसके एफिशिएंसी को आप बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को निखार सकते हैं, इस ये सब चीज करना एक मैनेजर का काम होता है, एक टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम होता है, उसके सुपीरियर्स का काम होता है, उसके सबऑर्डिनेट्स को हैंडल करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लीडरशिप का ये जो डायरेक्टिंग का जो एलिमेंट था, लीडरशिप, उससे एक क्वेश्चन आ गया है, इट इज द डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप क्या होता है, ये बेस्ट स्टाइल क्यों है, क्योंकि इसे इसमें जो भी लीडर्स डिसीजन लेते हैं वो फॉलोअर्स के मशवरे से लेते हैं, उनके एडवाइस से लेते हैं। फिर इसके बाद आता है डिस्कस द इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, ठीक है। उसके लीडरशिप का इफेक्टिव और इनइफेक्टिव स्टाइल के बारे में आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि मैनेजिंग कल्चरल डाइवर्सिटी क्या होता है। फिर से देखिए ये वेरियस लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आ गया, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट वाला क्वेश्चन काफी बार मैंने इसे नोटिस करवाने के लिए दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन को एकदम स्किप नहीं करना है, इसको लेके ही चलना है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए फाइनेंशियल मोटिवेटर्स एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स है, क्या आप समझते हैं इसके बीच में आपको डिस्टिंग्विश करना है। डिस्टिंग्विश याद रखिए कितने कितने वर्ड्स में करना है, इसमें ज्यादा से ज्यादा आप इसे 2 से 2.5 पेज में करेंगे और बेसिस ऑफ डिफरेंस के साथ। राइट है शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स में क्या क्या शॉर्ट नोट्स है, देखिए आपको मैंने यहाँ पे 10 शॉर्ट नोट्स दिया है, जिसमें से एकदम 5 शॉर्ट नोट्स आएगा ही आएगा, जिसमें डिपार्टमेंटलाइजेशन है, डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑथोरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट, schedule of reinforcement, social loafing, charismatic power, and total quality management, delegation of authority, modern organization, creating favorable organizational climate, strategies of change, application of emotion, Hawthorne experiments। ये जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस अगर आप देख रहे हैं शॉर्ट नोट्स वाले, ये 10 मार्क्स में आ सकते हैं। और 10 मार्क्स में आप कितने पेजेस लिखेंगे, 10 मार्क्स में एक एक शॉर्ट नोट के लिए आप करीबन 2 से 2.5 पेजेस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको देखना है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पे आपको और क्या दिख रहा है, हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स, रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट, इसमें डिपार्टमेंटलाइजेशन, कैरिस्मेटिक पावर, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। दीज आर द वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को मैंने 2 बार दिया है, इसका यही मतलब है कि इसे आपको करना ही करना है। ये देखने के लिए 30 क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसको फिल्टर करा जाए तो ये कुछ 15 क्वेश्चंस में तब्दील होंगे, और ये 15 क्वेश्चंस को आपको एकदम आराम से करके जाना है, बिना हिचक किए हुए। और ये जितना भी क्वेश्चंस मैंने डाला है अलग अलग तरीके से कुछ बार रिपीट किया हूँ, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से टैकल कर पाएंगे, और अच्छे से उसको पढ़ पाएंगे, और अच्छे से उसको एग्जाम में इंटरप्रेट कर पाएंगे, और एक अच्छा स्कोर यानी कि 100 मार्क्स जैसा स्कोर या 90 मार्क्स जैसा स्कोर आप क्रिएट कर पाएंगे, जैसा कि आपने जून 2024 में किया। फिर इसके बाद देखिए क्या है, एक्सप्लोर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन क्या होता है, कैसे उसको इन्हेंस कर सकते हैं। फिर 26 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि कम्युनिकेशन वाला क्वेश्चन है, फिर उसी तरह से ये भी एक हमारा वो वाला चैप्टर का है, डायरेक्टिंग वाला, ठीक। 27 नंबर ए देखिए, प्री इन्फोर्समेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग और weakening of the behavior. Examine this statement. How is schedule of reinforcement helpful for manager to select a reward for enhancing the performance of his subordinate? ये सारा कोरिलेशन है हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन से, किस तरह से सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में एक हेल्दी रिलेशन बनता है, उस बारे में सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है मैनेजर एंड एम्प्लॉयज वैरी इन द वैल्यू ऑफ डायमेंशन ऑफ नेशनल कल्चर। Discuss the help of Hofstede and other studies conducted in the area of culture and organizational behavior। उनके स्टडी के बारे में थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है डू यू थिंक दैट दैट, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट चेंजेस आर परवेसिव इन एन ऑर्गेनाइजेशन, क्या बदलाव एक ऑर्गेनाइजेशन में यूनिवर्सल है। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, क्या ये हर एक एस्पेक्ट में किया जाता है, इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ। अगर हाँ तो उसके बारे में आपको लिखिए और उसको एक्सप्लेन कीजिए।
फॉर्मल, अब इसके बाद डिस्टिंग्विश वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए इसमें खास तौर से ये डिस्टिंग्विश को एकदम करके जाना है, जिसमें फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पावर और जॉब इनरिचमेंट एंड जॉब इनलार्जमेंट, हाइजीन फैक्टर एंड मोटिवेटर, फंक्शनल एंड डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स। और ये जो 30 क्वेश्चंस जो भी बच्चा करके जाएगा उसका एग्जाम में रिजल्ट 100% होगा और वो 90 मार्क्स तो आराम से सिक्योर करेगा। और ये जो पीडीएफ जो भी बच्चे को चाहिए उसको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है और इसे आसानी से आप इसे ग्रैब कर सकते हैं। एक नॉमिनल अमाउंट मैं लूँगा, उसके बाद ये पीडीएफ आप तक पहुँचा दूँगा। और इसके साथ साथ मैं इस बार से टर्म एंड जून 2024 में जो एग्ज़ाम के पीडीएफ मैंने दिए थे उसे मैं इसके साथ आपको दूंगा। ठीक है, ये मेरा वादा है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, लेकिन ये आपको इसका पे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्योंकि नॉमिनल अमाउंट है, मेहनत काफ़ी लगती है, इस वजह से हम ये नॉमिनल अमाउंट रखते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि इग्नू पाथवे से जुड़ना मतलब आपके डिस्टेंस लर्निंग के पाथ को इफेक्टिव बनाना और ऑथेंटिक बनाना। इसी तरह अब हम इसके MCU 01 के कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, कौन कौन से की टर्म्स को आप इस्तेमाल करेंगे आंसर राइटिंग में। इसके पीडीएफ मैंने रेडी कर दिए हैं, जिन भी बच्चों को चाहिए वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट करेंगे। और इसके बाद जो वीडियोस का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसके बारे में मैं थोड़ा बात कर लूँ। इसके बाद हम लोग MCU 21 के सिलेबस पे आएंगे और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे आएंगे, और इसके बाद MCU 4 MCU 5 उसी तरह उसका सिलेबस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसा चलते जाएगा। और इसके बाद सबकी ट्यूटोरियल वीडियोस को भी मैं लेके आऊँगा, जिसमें मैं हर एक क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी कर दूंगा और क्या करूंगा, मैं की टर्म्स को लेके आऊंगा, जो की टर्म्स आप एग्जाम में इस्तेमाल करेंगे और आपका आंसर राइटिंग काफ़ी अच्छा हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद एंड जय भारत।